केपी चौधरी साहब, इस पर जवाब दीजिएगा। भाई, जो इक्विटी कमेटी बनाने की बात इस कानून में कही जा रही है और उसमें जो भागीदारी होगी जिस वर्ग से, उसमें जब महिला और किसी दिव्यांगजन की भी भागीदारी उसमें होगी तो वो किस कैटेगरी के होंगे, कोई स्पष्ट उसमें जानकारी नहीं है। बाकी बाकी जो कैटेगरीज उसमें तय की गई हैं कि उन कैटेगरीज के लोग भी इसमें शामिल होंगे, तो वो किस किस कैटेगरी में होंगे, किस वर्ग से होंगे, वो भी क्लियर नहीं है। तो फिर कैसे सुनिश्चित होगा कि दलित पिछड़ों का जो अधिकार है इसमें संरक्षित हो पाएगा, कि ये सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्या वाकई जैसा कि सुनील शुक्ला जी कह रहे हैं कि पूर्णतः राजनीति से प्रेरित ये कानून है ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग को, या एक तरीके से आजकल जो समाजवादी पार्टी कहती फिर रही है कि पीडीए के जरिए, और देखिए 2027 में जो है बड़ी जंग जीत लेंगे हम, उस तरह के फॉर्मूले में सेंध लगाने की कोशिश भी है क्या? केपी चौधरी साहब, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी 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 जी, मैं सुन रहा हूँ जी। देखिए, मैं जो शुक्ला साहब ने कहा है, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ, सहमति व्यक्त करता हूँ कि अगर फैसला राजनीति से प्रेरित है तो राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। ये नंबर एक बात। नंबर दो, उसमें माइनॉरिटी को भूलना भी अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है। बिल्कुल सही बात है जो शुक्ला साहब ने कहा। तीसरा, मेरा ये कहना है कि अगर कोई सरकार का निर्णय उन क्लासेस के लिए जिनको इस डिप्राइव्ड क्लासेस के नाम से जाना जाता है, जिसकी मैं जी। शेड्यूल ट्राइब्स की अगर बात करता हूँ, या ओबीसी समाज को भी रिजर्वेशन जो दिया गया है, और माइनॉरिटी का भी शुक्ला साहब ने उसमें एडिंग किया है, अगर उनके लिए कोई प्रावधान किए जा रहे हैं तो इसमें किसी को भी इसमें चिंता करने की बात ऑन द बेसिस नहीं ऑफ नहीं सर, जो इस एप्रीहेंशन नहीं प्रावधान में जो लूपहोल्स है, मैं दलित, ओबीसी वर्ग, एससी एसटी वर्ग, उन्हीं की बात कर रहा हूं। आप चूंकि एक्टिविस्ट है, अब आपको पॉलिटिकल करेक्टनेस की तो जरूरत नहीं है ना कि भाई जो राजनीति के खांचे में फिट बैठे वही बयान देना है। भाई, बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि देखिए, बीजेपी के गोरखपुर के एमएलसी कह रहे हैं कि रॉलेट एक्ट जैसा कानून दे दिया है। वो तो खुलकर अपनी ही सरकार में बोल रहे हैं, और आप एक्टिविस्ट हैं तो आपको खुलकर बोलना चाहिए। जो शुक्ला साहब ने कहा कि भाई ये लूपहोल से कैसे इसमें दलित समाज के अधिकार संरक्षित होंगे। नहीं, देखिए, इसमें त्यागी जी, मेरा सिर्फ सोचना यहां तक यह है कि अगर कोई व्यवस्था या कोई प्रावधान इस देश के गरीब सेगमेंट के लिए अगर कोई बनाया जाता है तो उसमें किसी को उसमें घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि उसका दुरुपयोग होगा। मेरा ऐसा मानना है। सरकार ने अगर कोई पहल की है, चाहे उनका फैसला नहीं केपी राजनीतिक से चौधरी साहब, प्रेरित ही अगर क्यों ना, सामान्य वर्ग के लोगों के साथ इसमें एट्रोसिटी हुई, दुर्भावनापूर्ण केस हुए और एक्शन हुआ, तो फिर क्या नया कानून लेकर आया जाएगा? कानून के बाद अब कानून मैं क्या सरकार या त्यागी यूजीसी जी, मैं बनाती रहेगी? आदरणीय शुक्ला साहब के एक जो उन्होंने अभी अपनी बात कही, इतनी यूनिवर्सिटीज में एक भी वाइस चांसलर क्या शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का है? उसका जवाब है नहीं। उसका जवाब नहीं। और इस केस में अंतिम फैसला भी वाइस चांसलर को ही लेना है। तो मेरा ख्याल यह है कि कहीं ना कहीं सरकार ने अंतिम फैसला तो उन्हीं लोगों के हाथों में छोड़ रखा जो सामान्य जाति को बिलोंग करते हैं, जी। जो जनरल कैटेगरी के हैं। चाहे इसमें कमेटी कितनी बन जाए, चाहे इसमें कितना भी एक्ट बना लें, बट लास्ट जो डिसीजन देना है उस आदमी को देना जो वाइस चांसलर होगा, और वो जनरल कैटेगरी का ही है, क्योंकि शुरू टाइप के लोग तो वाइस चांसलर पूरे विश्व की, पूरे भारत की यूनिवर्सिटीज में है ही नहीं। तो इसमें मेरा मानना यह था कि इस व्यवस्था का आदर होना चाहिए, ऑनर होना चाहिए, इस पे विवाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर जिस तरीके से सामान्य जाति के लोग इसमें विवाद पैदा कर रहे हैं, अगर शेड्यूल टाइप ओबीसी के लोग भी इसमें विवाद में जाते हैं, तो मुझे लगता है कि यह राष्ट्र के हित में नहीं होगा। नहीं, मैं तो नहीं, मेरा सवाल सर थोड़ा डॉज कर गए आप। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि दलित चिंतक आप जैसे लोग क्यों खुलकर ये नहीं कह पा रहे हैं कि भाई इस कानून में भी लूपहोल्स हैं। दलित और एससी एसटी वर्ग, जो ओबीसी और एससी एसटी वर्ग है, उसके अधिकार संरक्षित नहीं हो रहे हैं। आखिर ये रीढ़ सीधी रखकर कोई क्यों नहीं कह पा रहा है? त्यागी जी, आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं एक ऐसा एक्टिविस्ट हूं जो अपने समाज की आवाज को यूनाइटेड नेशंस में, ब्रिटिश पार्लियामेंट, कनाडा पार्लियामेंट, इंटरनेशनल फोरम्स पर, देश के हर फोरम पर उठाने का काम करता हूं। 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में 1997 में शेड्यूल टाइप के थे, जब पोस्ट बेस्ड रोस्टर लागू हुआ था। आज 10 लाख के आसपास बचे, 30 लाख लोग
निजीकरण की आंधी में सब बाहर चले गए। तो शेड्यूल ट्राइब का जो सेगमेंट है आज के देश में सबसे डिप्राइव्ड सेगमेंट के रूप में मैं देख रहा हूँ। इसके लिए सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हो रही है, कोई शुरुआत नहीं हो रही है, और बार बार 40 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था हो। उस दिशा में भी सरकार की तरफ से कोई रचनात्मक कदम आज तक नहीं उठाया गया है। SC/ST एट्रोसिटी जो हमारा कानून था, जो अभी हमारे शुक्ला साहब ने कहा, जो डाइल्यूट किया गया हमारे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उसके लिए भी हमें मजबूत करने के लिए आंदोलन पूरे देश में चलाना पड़ा। इसके साथ साथ देश में कुत्ता मर जाए तो कानून है, पर देश की 1/4 आबादी के SC/ST के आरक्षण का कोई कानून ही आज तक लोकसभा में पास नहीं हुआ। तो हम लोग सामान्य वर्ग के छात्रों के मरने का इंतजार किया जाए क्या सर, कुछ और कानून लाने के लिए? सीधा सवाल है ना। क्या चीज? इंसानियत के लिहाज से तो वहां भी देखना पड़ेगा। अगर इस जातिवाद से ऊपर उठ करके आप देखेंगे, जातिवाद का चश्मा हटा करके देखेंगे, तो फिर यह भी तो पूछना पड़ेगा कि क्या अब इस एक्ट के आने के बाद अगर दुर्भावनापूर्ण कोई मामला होता है तो क्या इंतजार करें कि कोई सामान्य वर्ग का छात्र आत्महत्या कर ले, तब जाकर के कोई कानून लाया जाए, या तब जाकर UGC के इस नए एक्ट पर संवाद हो, और संवाद के जरिए जो उसमें लूप होल है उस पर फिर अमेंडमेंट हो? आज इस पर बात क्यों नहीं कोई करना चाहता? मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज तक आत्महत्या करने वाले, मरने वाले प्रताड़ित लोग, वो सामान्य जाति के ना होकर के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लिए इस भारत की व्यवस्था में ऑन रिकॉर्ड पर हैं। उनकी चिंता हो नहीं रही है, और एप्रीहेंशन के आधार पर चिंता हो रही है कि इस कानून के बनने से जनरल कैटेगरी के लोगों को क्या नुकसान होगा। अरे ये भी तो देखो कि नहीं, KP चौधरी साहब, मुझे लग रहा है जानबूझकर शायद आप थोड़ा मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। रुद्र प्रताप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा सीधा सवाल है कि भाई, जब आज की तारीख में जिस मुद्दे पर संवाद होकर के या तो उसमें अमेंडमेंट सरकार कर दे या उसको वापस ले ले, एक नई व्यवस्था लागू कर देगा, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की बात है, तो वो हर एक छात्र के लिए होना चाहिए। एक भेदभाव खत्म करने के लिए आप दूसरा भेदभाव नहीं बना सकते हैं या खड़ा कर सकते हैं, तो फिर इस पर संवाद खुलकर कोई क्यों करना नहीं चाह रहा है? देखिए भविष्य जी, पहले तो मेरा चौधरी साहब से खुद ही एक सवाल है। वो बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं और लंबे समय से उनका अनुभव है, और इस देश में जो OBC समाज को इस पूरे उसमें शामिल किया गया, बहुत सारी OBC की जातियां ऐसी हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आरोप लगता है कि दलित उत्पीड़न उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो वो इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको भी उसी में शामिल कर दिया गया है। अगर उनके द्वारा आपका उत्पीड़न होता है तो आप किसके पास जाने वाले हैं? और जब आप इस बात को पहले से ही मान करके चल रहे हैं कि अधिकांश जो BC हैं और जो बाकी लोग हैं वो जनरल समाज से हैं, तो न्याय तो तब भी नहीं मिलना है, और न्याय नहीं मिलना है और एक दूसरे के बीच जो विभेद की स्थिति होगी वो तो और बढ़ जाएगी। अगर कोई आदमी कंप्लेन करता है तो आपसी रंजिश तो ले लेता उस व्यक्ति से, और इस प्रोसेस की जो प्रक्रिया है, इसमें जो सामान्य वर्ग का जो सबसे बड़ा उसमें जो शंका है कि ये प्रक्रिया लंबी समय तक चलेगी, क्योंकि आप भी भारत के संविधान और भारत की व्यवस्था से परिचित हैं। कोई भी चीज अगर जांच की कार्रवाई शुरू होगी तो बड़े लंबे समय तक चलेगी, और वो जब तक कार्रवाई नहीं समाप्त होगी तब तक वो व्यक्ति दोषी माना जाएगा, तो उसका भविष्य क्या होगा। और दूसरी चीजें क्या है, न्याय तो तब भी आपको नहीं मिलना है। तो उस स्थिति में तो सबसे पहले आपको विरोध करना चाहिए कि कल के डेट में हम आपसी वैमनस्य भी पैदा कर रहे हैं, न्याय भी हमको नहीं मिल रहा, और साथ में हमारे ऊपर कुछ ऐसे लोगों को भी थोप दिया गया कि जो OBC समाज के हैं कि अगर उनके द्वारा आप प्रताड़ित किया जाता है या इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो उनकी सुनवाई आप कैसे करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा वर्ग है। जितना आप सामान्य को काउंट कर रहे हैं उससे ज्यादा OBC वर्ग में कुछ जातियां हैं जिसको दलित उत्पीड़न का सबसे ज्यादा आरोप लगता है। तो कहीं ना कहीं से आप देखेंगे तो पूरी तरह से जो आप अभी शुक्ला जी ने कहा वो सही बात है, और राजनीति से प्रेरित चीजें हैं कि सब लोग इसी में उलझे हुए हैं, लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या चीज है। और दूसरी चीज क्या है कि आप प्रयोगशाला स्कूल को क्यों बना रहे हैं? बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें आप लागू करके दिखाइए, वहां से उसका प्रयोग कर लीजिए और उसके बाद कॉलेज में लागू कर दीजिए। कोई इसको मना नहीं करने वाला, क्योंकि इस देश की हर संस्था, हर व्यवस्था में वही अनुपात है, OBC, SC, ST और जनरल। तो आप वो व्यवस्था वहां लागू करिए। लेकिन अगर आप इतने दलित चिंतक होते हुए भी ये बेसिक चीजें नहीं समझ पा रहे हैं कि उन लोगों को शामिल किया गया जो आपका ज्यादा शोषण करते हैं, उसमें अल्पसंख्यक को नहीं शामिल किया गया तो उनको भी आप देख लीजिए। तो इस तरह की अगर व्यवस्था बन रही है और
और उसमें भी आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा फायदा है या नुकसान है। नुकसान के साथ साथ जो वैमनस्यता बढ़ेगी, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, हम समानता की जो बात कर रहे हैं कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हमको आज ये जरूरत पड़ रही है कि हम जातिगत आधार पर चीज़ों को कर रहे हैं, तो उसको खत्म करने की जो प्रक्रिया है उसकी दिशा में हम कैसे बढ़ेंगे। जब तक इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होगी और इसकी जो कमियां हैं उसको अगर सब लोग नहीं कहेंगे तो कैसे इस चीज़ों को होगी। और अगर यूजीसी को लगता है तो सबके साथ बैठ के चर्चा करनी चाहिए थी। ऐसे थोड़ी है कि कोई भी चीज़ आपके मन में आए और आपने लागू कर दिया और प्रयोगशाला आपने इस कॉलेजों को बना रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश की राजनीति को छात्रों के साथ नहीं खेलना चाहिए। राजनीति करने के लिए आपके पास बहुत मौके हैं, आप चुनाव में करते रहिए, बाकी समीकरण बनाते रहिए, लेकिन अगर आज़ादी के इतने दिनों बाद आप केवल जातिगत समीकरण बनाने के लिए छात्रों के साथ अगर इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कहीं से कहीं शोभा नहीं देता है। जी, और इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठेगा कि भाई जो इसमें नियम 3 को लेकर चर्चा हो रही है कि भाई ये यहाँ पर मुख्य विरोध है और कह रहे हैं कि भाई इस नियम के तहत अगर कोई केस होता है तो उसको बिना एक तरीके से सुनवाई के दोषी मान लिया जाता है। मैं वही कह रहा हूं ना कि तो ये एक सवाल ये है कि भाई ये तो इसका जो मूल भावना है वो भी तो संविधान के खिलाफ है। मैं वही बात कह रहा हूँ और ये प्रक्रिया बड़े लंबे समय तक चलेगी। इतनी लंबी प्रक्रिया में जिसके ऊपर आरोप लगा है उसको किस दृष्टि से देखा जाएगा, आरोप सिद्ध होना नहीं सिद्ध होना वो तो बहुत बात की बात है। जितनी बड़ी ये कमेटी बनाई गई है, जितने तरीके से इसको करने की प्रक्रिया करी गई है, इसमें तो बहुत लंबा समय लगेगा कमेटी बनाने में, क्योंकि स्कूल कॉलेजों में आपने देखा होगा कि जो टीचर हैं वो पढ़ाने के लिए तो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी कमेटियां बनेंगी, उसकी बैठक होगी, उसकी सुनवाई होगी, एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो उसमें वही उसी आदमी का नुकसान होगा जिसके ऊपर आरोप लगा है। उसके लिए वो अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों को ध्यान में रखेगा या इस चीजों से निपटता फिरेगा। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो जो व्यवस्था आप ला रहे हैं एक मानसिक दबाव डालने की, क्योंकि एक आदमी के पास आप हथियार दे रहे हैं कि वो उसका इस्तेमाल कभी भी कर सकता है और सामने वाला उसके बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसी चीजें अगर आप देंगे तो कैंपस के अंदर एक अलग तरह का माहौल पैदा होगा और वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से सुखदायी नहीं होता है आने वाले भविष्य के लिए। क्योंकि छात्रों के मन में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, वो अपने पढ़ाई से संबंधित विषयों पर काम करें, न कि राजनीतिक विषय। मैंने क्या कहा कि पहले ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी स्टूडेंट विंग बना करके छात्र को इस तरह से स्कूल कॉलेज के कैंपस को बर्बाद कर दिया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसके साथ आप एक और नई चीज जो लाने की कोशिश कर रहे हैं तो आने वाले पूरे समय में एक नया जो जैसे कहते एक नई जनरेशन जो तैयार करेंगे, जिसको हम समाप्त करने के लिए एक सारी कोशिश कर रहे हैं, वो नई जनरेशन तो उसी के साथ पैदा होगी, वो तो उसी विभेद के साथ आगे बढ़ेगी। तो किस तरह के आप भाव पैदा करेंगे देश में? ठीक है, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी